राधे राधे आप सभी को। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 52 डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 52। देखो मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी हम इस सेक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम सेक्शन 52 को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों के मेरे पास पर्सनली मैसेज आए कि सर सेक्शन 52, 53 इनको लेकर हमें कुछ डाउट है। तो मुझे लगा कि ठीक है, अगर कुछ बच्चों के डाउट है तो सेक्शन 52 और इससे रिलेटेड जो भी सेक्शन है उनकी दोबारा से एक वीडियो बना ली जाए। ओके, तो जिन बच्चों ने सेक्शन 52 को ऑलरेडी कवर कर लिया है तो उन्हें देखने की जरूरत नहीं है। ओके, ऐसा इसमें एज सच मैं कुछ नया नहीं बताने वाला। हाँ, वो बात अलग है कि टाइम के साथ साथ कुछ नए पॉइंट्स ऐड ऑन हो जाते हैं, बट एज सच कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। ऑलराइट, तो अगर आपने उस पुरानी वीडियो से कवर कर लिया है देन दैट इज कंप्लीटली फाइन। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं हम। सेक्शन 52 किससे डील करता है? सेक्शन 52 सेक्शन 52 से सेक्शन 55 किससे डील करते हैं? कैरेक्टर से। राइट, कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट। बेरक खोल के देखिए, सेक्शन 52 से ऊपर एक लाइन लिखी गई है एंड दैट इज कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट। ओके, अच्छा सबसे पहले आप ये बताइए यहां किसके कैरेक्टर की बात की जा रही है जी? किसके कैरेक्टर की यहां पर बात की जा रही है? पार्टीज के कैरेक्टर की या फिर विटनेस के कैरेक्टर की? सेक्शन 52 से सेक्शन 55 डील्स विथ कैरेक्टर ऑफ पार्टीज और कैरेक्टर ऑफ विटनेसेस और कैरेक्टर ऑफ बोथ। किससे डील करते हैं सेक्शन 52 से 55 के प्रोविजंस? कोई बताएगा? एनीवन? तो देखो आप याद रखना, सेक्शन 52 से 55 डील्स विथ कैरेक्टर ऑफ पार्टीज। ओके, सेक्शन 52 से 55 पार्टीज के कैरेक्टर से डील करते हैं, ना कि विटनेस के कैरेक्टर से। कैरेक्टर ऑफ पार्टीज दैट इज कैरेक्टर ऑफ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, कैरेक्टर ऑफ prosecution and accused. That means character of parties in civil as well as in criminal cases. Okay, देखो सेक्शन 52 और सेक्शन 55 ये किससे डील करते हैं? कैरेक्टर ऑफ पार्टीज इन सिविल केसेस। ठीक है, जबकि सेक्शन 53 और सेक्शन 54 ये किससे डील करते हैं? कैरेक्टर ऑफ पार्टीज इन क्रिमिनल केसेस। ओके, आप चाहो तो अपना बेरक खोल के देख सकते हैं। इस चीज को प्लीज कंफर्म कर लीजिए अभी के अभी। निकालिए एक बार अपना बेरक, देखिए अब सेक्शन 52 और सेक्शन 55 की हेडिंग क्या दे रखी है? क्या दे रखी है सेक्शन 52 की हेडिंग? इन सिविल केसेस। राइट, और वहीं अगर हम बात करें सेक्शन 55 की, तो सेक्शन 55 के जो ओपनिंग वर्ड्स है वो क्या है? इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन। राइट, तो दैट मींस सेक्शन 52 और सेक्शन 55 किससे डील करते हैं? कैरेक्टर ऑफ पार्टीज इन सिविल केसेस। और वहीं अगर हम बात करें सेक्शन 53 और सेक्शन 54 की, तो सेक्शन 53 का टाइटल क्या है? इन क्रिमिनल केसेस। राइट, इसी तरह आप सेक्शन 54 के ओपनिंग वर्ड्स देखिए। सेक्शन 54 में क्या दे रखा है? इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द एक्यूज्ड पर्सन डॉट 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 डॉट। तो दैट मींस सेक्शन 53 एंड सेक्शन 54 डील्स विद कैरेक्टर ऑफ पार्टीज इन क्रिमिनल केसेस, वेयर एज सेक्शन 52 एंड सेक्शन 55 डील्स विद कैरेक्टर ऑफ पार्टीज इन सिविल केसेस। ऑलराइट, तो याद रखना सेक्शन 52 से सेक्शन 55 किससे डील करता है? पार्टीज के कैरेक्टर से। ओके, किससे डील करता है? पार्टीज के कैरेक्टर से, ना कि विटनेसेस के कैरेक्टर से। सेक्शन 52 एंड सेक्शन 55 डील्स विद कैरेक्टर ऑफ पार्टीज इन सिविल केसेस, वेयर एज सेक्शन 53 एंड सेक्शन 54 डील्स विद कैरेक्टर ऑफ पार्टीज इन क्रिमिनल केसेस। ऑलराइट, अच्छा हमने ये पढ़ा कि सेक्शन 52 से सेक्शन 55 पार्टीज के कैरेक्टर से डील करते हैं, ना कि विटनेसेस के कैरेक्टर से। राइट,
तो आप मुझे एक बात बताइए कि फिर विटनेसेस के कैरेक्टर से कौन से सेक्शन डील करते हैं? कोई बता सकता है? विटनेसेस के कैरेक्टर से कौन से सेक्शन डील करते हैं? तो देखो, वी हैव मैनी प्रोविजंस इन इंडियन एविडेंस एक्ट डीलिंग विद कैरेक्टर ऑफ विटनेसेस, जैसे कि सेक्शन 138, सेक्शन 140, सेक्शन 146, सेक्शन 154, सेक्शन 155, एक्सेट्रा. All these sections are dealing with the character of witnesses. Okay? तो आप याद रखना, पार्टीज का कैरेक्टर किन सेक्शन से गवर्न होता है? सेक्शन 52 से सेक्शन 55 तक के प्रोविजन से. वेयर एज विटनेस का कैरेक्टर किससे गवर्न होता है? सेक्शन 138, सेक्शन 140, सेक्शन 146, सेक्शन 154, सेक्शन 155, एक्सेट्रा. ऑलराइट, क्लियर हुआ? वेरी गुड. अच्छा, एक बात बताइए, हम बार बार टर्म कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, है ना? तो कैरेक्टर का मतलब क्या है जी? व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर? क्या होता है कैरेक्टर? तो देखो, अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझें तो कैरेक्टर मीन्स चरित्र, राइट? यानी आपका जो चरित्र है वो कैसा है, आप कैसे इंसान हो, आप अच्छे इंसान हो या आप बुरे इंसान हो. जैसे हम कहते हैं ना कि यार उसका कैरेक्टर तो बहुत खराब है, कि यार वो तो एक कैरेक्टरलेस पर्सन है ना? तो डे टू डे लाइफ में अक्सर आपने लोगों को ऐसा कहता हुआ सुना होगा. बट एक बात आप याद रखना कि यहां कैरेक्टर केवल आपके चरित्र तक ही कन्फाइंड नहीं है. यहां टर्म कैरेक्टर को काफी ब्रॉड मैनर में यूज किया गया है. ओके, तो क्या होता है कैरेक्टर? चलिए समझते हैं इसको. Character means combination of quality which distinguishes one person from another. तो क्या होता है कैरेक्टर? कैरेक्टर मतलब क्वालिटी का कॉम्बिनेशन जो एक पर्सन को दूसरे से अलग बनाता है. जैसे कि एक पर्सन का नेचर हो गया, उसके हैबिट्स हो गए, ठीक है? तो ये क्या करते हैं? ये एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग बनाते हैं. और हम ऐसे भी कह सकते हैं, कैरेक्टर इज समथिंग दैट रिवील्स व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर. कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर वो चीज है जो ये रिवील करता है कि आप किस तरह के पर्सन हो, या आपकी जो ह्यूमन क्वालिटीज है वो कैसी है, गुड और बैड. यानी आप अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो. ठीक है? और देखो, इसी तरह अगर आप सेक्शन 55 को रीड करोगे ना, तो सेक्शन 55 क्या स्टेट करता है कि कैरेक्टर इंक्लूड्स बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन. यानी एक पर्सन के कैरेक्टर में उसका रेपुटेशन और उसका डिस्पोजिशन भी इंक्लूड होगा. रेपुटेशन का मतलब क्या होता है? रेपुटेशन मींस लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, पब्लिक का ओपिनियन आपको लेकर. एंड डिस्पोजिशन मींस कि आप सोसाइटी में किस तरीके से एक्ट करते हो, हाउ यू बिहेव इन अ सोसाइटी, हाउ यू एक्ट इन अ सोसाइटी. लोगों के प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो किस तरीके का है. ओके, या देखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट रेपुटेशन मीन्स व्हाट इज थॉट ऑफ अ पर्सन by others and constituted by public opinion. What is thought of a person by others? एक पर्सन के बारे में बाकी लोग क्या सोचते हैं, और ये जो रेपुटेशन है किससे कॉन्स्टिट्यूट होती है, किससे गठन होती है? पब्लिक के ओपिनियन से. Whereas disposition means is a result of one's own personal experience और ऑब्जर्वेशन. वहीं दूसरी तरफ डिस्पोजिशन एक पर्सन के पर्सनल एक्सपीरियंस या एक पर्सन के पर्सनल ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट है. ठीक है?
अच्छा, वैसे रेपुटेशन फॉर्म कैसे की जाती है? हाउ रेपुटेशन इज फॉर्म्ड? भाई हमने पूछा रेपुटेशन जो है वो फॉर्म किस तरीके से की जाती है। हाउ रेपुटेशन इज फॉर्म। So answer is reputation is formed due to some incidents seen doing something good or bad. जैसे इस भारत मां के दो लाल ऐसे हैं जिनकी रेपुटेशन हर भारतीय के जहन में बहुत अच्छी है। फिर चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर भारतीय इनके बारे में एक अच्छी रेपुटेशन होल्ड करके बैठा है। क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिन दो अनमोल रत्न की मैं बात कर रहा हूं, क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? यस, वेरी गुड। श्री एपीजे अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के दो लाल ऐसे हैं जिनको हर भारतीय, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी इनको एडमायर करते हैं। आप सभी ने इनके कुछ ऐसे वीडियोस देखे होंगे या इन्हें कुछ ऐसा करते हुए देखा होगा जिससे आपके माइंड में इनकी जो रेपुटेशन है वो फॉर्म हुई होगी। इन दोनों ने हमेशा अपने ओहदे से ज्यादा देश को महत्व दिया है। आप अटल बिहारी वाजपेयी को सुनिए, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। मानो इनका जो लहू है वो केवल देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए ही रग में दौड़ता है। संसद में ना जाने कितनी इन्होंने ऐसी शानदार बातें कही हैं जिनसे दिखता है, जिनसे प्रतीत होता है, जिनसे पता लगता है कि ये केवल देश के लिए ही बने हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम के तो ना जाने कितने इंसिडेंट ऐसे हैं जो लाइव रिकॉर्ड हुए हैं। टाइम लगे तो आप देखना इनको यूट्यूब पर। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो आई गेस आप देख पा रहे होंगे कि टर्म कैरेक्टर को हमने यहां बहुत ही ब्रॉड मैनर में यूज किया है। ओके, यहां टर्म कैरेक्टर केवल चरित्र तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट यहां कैरेक्टर को काफी ब्रॉड सेंस में यूज किया हुआ है। ऑलराइट, अच्छा एक बात बताइए, किसी पर्सन के कैरेक्टर को आप कैसे प्रूव कर सकते हो? एक पर्सन के कैरेक्टर को आप कैसे प्रूव कर सकते हो? ए का कैरेक्टर अच्छा है, तो अब इस चीज को आप कैसे प्रूव कर सकते हो? कोई बता सकता है? एनीवन? थ्रू हिज पास्ट कंडक्ट। ए का जो पास्ट कंडक्ट है वो कैसा है? हाउ ए बिहेव्स इन अ सोसाइटी और हाउ ए एक्ट्स इन अ सोसाइटी। ए सोसाइटी में कैसे बिहेव करता है, ए सोसाइटी में किस तरीके से एक्ट करता है, इससे हम ए के कैरेक्टर को प्रूव कर सकते हैं। ए की जो रेपुटेशन है वो कैसी है, इससे हम ए के कैरेक्टर को प्रूव कर सकते हैं। लाइकवाइज जो डिस्पोजिशन है, ए की जो डिस्पोजिशन है वो कैसी है, ए सोसाइटी में किस तरीके से एक्ट करता है। तो इन सभी चीजों से हम किसी पर्सन के कैरेक्टर को प्रूव कर सकते हैं। ए का पास्ट कंडक्ट कैसा है, वो सोसाइटी में कैसे एक्ट करता है, कैसे लोगों से बिहेव करता है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, पब्लिक उसके बारे में क्या सोचती है, इन सब चीजों से आप ए के कैरेक्टर को प्रूव कर सकते हो। ओके, बाकी देखो रेपुटेशन और डिस्पोजिशन को आप कोर्ट में कैसे प्रूव करोगे? रेपुटेशन और डिस्पोजिशन को आप कोर्ट में कैसे प्रूव करोगे? बाय द टेस्टिमनी ऑफ विटनेस हु विल अपीयर इन द कोर्ट एंड गिव हिज ओपिनियन रिगार्डिंग द जनरल रेपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन ऑफ पर्सन कंसर्न। ठीक है, उस विटनेस की टेस्टिमनी से जो विटनेस उस कंसर्न पर्सन की रेपुटेशन को लेकर अपना ओपिनियन होल्ड कर रहा है। ठीक है,
और एक बात और याद रखना, विटनेस को कोर्ट में आके केवल रेपुटेशन को लेकर डिपोज करना है, ठीक है। विटनेस को कोर्ट में आकर केवल और केवल रेपुटेशन को लेकर डिपोज करना है। उसे केवल यह बताना है कि कंसर्न पर्सन की जो रेपुटेशन है वो कैसी है, अच्छी है या बुरी है। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिपोज हाउ ही हैज फॉर्म दैट रेपुटेशन। किन सर्कमस्टेंसेस को कंसिडर करके या किन बेसिस पर उसने वो रेपुटेशन फॉर्म की है, उसे इसके रिगार्डिंग कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। विटनेस को इसके रिगार्डिंग कुछ भी डिपोज करने की जरूरत नहीं है। विटनेस विल नॉट स्टेट दोज सर्कमस्टेंसेस और इंसिडेंट्स ऑन विच सच रेपुटेशन इज फॉर्म्ड बाय हिम। ही इज टू डिपोज ओनली अबाउट द रेपुटेशन वेदर गुड और बैड, ठीक है। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिपोज हाउ ही हैज फॉर्म दैट रेपुटेशन। अब आगे चलते हैं। अच्छा देखो, अब कैरेक्टर जो है वो दो तरह का होता है। कैरेक्टर इज ऑफ टू टाइप्स। एक पर्सन के दो तरह के कैरेक्टर होते हैं। कौन कौन से, कोई बताएगा? हैं? बहुत ईजी है भाई, ये तो हर इंसान के अंदर दो तरह के कैरेक्टर छिपे हुए होते हैं। कौन कौन से? गुड कैरेक्टर एंड बैड कैरेक्टर, ओके। अब आप गुड कैरेक्टर और बैड कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि सेक्शन 52 से 55 सभी सेक्शंस में टर्म गुड कैरेक्टर बैड कैरेक्टर को बार बार यूज किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहां इन दोनों टर्म्स को बहुत अच्छे से यहीं समझ लेते हैं, ताकि आगे के सेक्शंस में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना हो। ऑलराइट, सेक्शन 52 से 55 में बार बार टर्म गुड कैरेक्टर बैड कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर बैड कैरेक्टर को यूज किया हुआ है। तो चलिए इन दोनों टर्म्स को हम बहुत अच्छे से यहां समझ लेते हैं। तो गुड कैरेक्टर का मतलब क्या होता है जी? गुड कैरेक्टर मींस आपका जो कैरेक्टर है वो अच्छा है, यानी आप एक अच्छे इंसान हो, ओके। एग्जाम्पल ऑफ गुड कैरेक्टर, जैसे कोई एग्जाम्पल देगा गुड कैरेक्टर के? वेरी गुड, आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो, आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप लॉयल पर्सन हो, ईमानदार हो, मेहनती हो, आप कभी भी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करते, आप हमेशा लोगों को रेस्पेक्ट देते हो, आप कभी भी किसी लड़की को गंदी नजर से नहीं देखते, आपके ऊपर लाइफ में कभी भी कोई एलिगेशन नहीं लगे, अपने कॉलेज एकेडमिक्स में आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, आप लोगों की भलाई के लिए एनजीओ चलाते हो, आप गरीब बच्चे को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, आप टाइम टू टाइम ब्लड डोनेट करते हो, आप चैरिटी करते हो, दान पुण्य करते हो, बहुत ही ज्यादा रिलीजियस पर्सन हो, बहुत पायस हो, भूखे लोगों को खाना खिलाते हो, आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हो, आपको इंडियन गवर्नमेंट से कई तरह के अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये सब क्या है? ये सब एक पर्सन के गुड कैरेक्टर के एग्जांपल्स हैं। ऑलराइट, समझ में आया? एक पर्सन ऑनेस्ट है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, लॉयल है, ईमानदार है, मेहनती है, कभी भी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करता, हमेशा लोगों को रिस्पेक्ट देता है, फिर वो चाहे छोटा हो या बड़ा, कभी भी उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई एलिगेशन नहीं लगे। अपने कॉलेज एकेडमिक्स में वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, लोगों की भलाई के लिए एनजीओ चलाना, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, टाइम टू टाइम ब्लड डोनेट करना, चैरिटी करना, दान पुण्य करना, ये सब क्या है? ये सब गुड कैरेक्टर के एग्जांपल्स हैं। ऑलराइट, क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब बैड कैरेक्टर को देख लेते हैं जी। बैड कैरेक्टर मीन्स आपका जो कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं है, वो गंदा है, यानी आप अच्छे इंसान नहीं हो। एग्जाम्पल ऑफ बैड कैरेक्टर, आप डिसऑनेस्ट पर्सन हो, आप बात बात पर झूठ बोलते हो, आप एक करप्ट पर्सन हो, आप बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो, मोहल्ले में सभी लोगों से गाली गलौज करते हो, आप रोज ड्रिंक करते हो, आप वुमेनाइजर हो, आप अपनी वाइफ के साथ क्रुएल्टी करते हो, उसे अब्यूज करते हो, आप ड्रग्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो,
आप हर दूसरे दिन प्रोस्टिट्यूशन की सर्विसेज अवेल करते हो। तो ये सब क्या है? ये सब बैड कैरेक्टर के एग्जाम्पल है। ठीक है? रोज ड्रिंक करना, एब्यूजिव लैंग्वेज में सबसे बात करना, वुमेन को स्टॉक करना, ड्रग्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, हर दूसरे दिन प्रोस्टिट्यूशन सर्विस को अवेल करना, तो ये सब क्या है? ये सब बैड कैरेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो आई गेस अब आपको गुड कैरेक्टर और बैड कैरेक्टर का एक ओवरव्यू मिल चुका है। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने ये देखा कि कैरेक्टर क्या होता है, फिर हमने ये देखा कि कैरेक्टर को किस तरीके से प्रूव किया जा सकता है, हाउ कैरेक्टर कैन बी प्रूव। फिर हमने ये देखा कि सेक्शन 52 से 55 किसके कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, पार्टीज के या विटनेसेस के। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो कैरेक्टर है वो दो तरह के होते हैं, गुड कैरेक्टर एंड बैड कैरेक्टर। और गुड कैरेक्टर क्या होता है और बैड कैरेक्टर क्या होता है, इसको भी हमने बहुत अच्छे से देखा। ओके, अब चलिए अब हम सेक्शन 52 को रीड करते हैं। हाँ जी, तो क्या कहता है सेक्शन 52? इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इंप्यूटेड इरेलेवेंट। क्या कहता है सेक्शन 52? सिविल केसेस में कंडक्ट को प्रूव करने के लिए जो कैरेक्टर है वो क्या है? इरेलेवेंट है। ओके, तो रीड करते हैं। इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न्ड is such as to render probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant, except in so far as such character appears from facts otherwise relevant. तो ये सेक्शन की एक्सेप्शन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम पहले इतना पोर्शन डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो क्या कहा, दोबारा से रीड कर रहा हूं। In civil cases, the fact that the character of any person concerned is such as to render probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant. यानी सिविल केसेस में फैक्ट कि किसी कंसर्न पर्सन का कैरेक्टर ऐसा है कि वो कैरेक्टर जो कंडक्ट उसके ऊपर इंप्यूट किया गया है उसको पॉसिबल या इम्पॉसिबल बना रहा है, तो ये जो फैक्ट है ये कैसा फैक्ट है? ये एक इररिलेवेंट फैक्ट है। ओके, इन सिविल केसेस द फैक्ट क्या है कि कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न, किसी कंसर्न पर्सन का कैरेक्टर, दैट मींस कैरेक्टर ऑफ पार्टी का कैरेक्टर इज सच, वो ऐसा है कि वो क्या कर रहा है? टू रेंडर प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल एनी कंडक्ट इंप्यूटेड टू हिम, कि वो कैरेक्टर जो इंप्यूटेशन उस पार्टी पे लगाए गए हैं, जो आरोप उस पार्टी पे लगाए गए हैं, जो एलिगेशन उसके ऊपर लगाए गए हैं, वो उसको पॉसिबल या इम्पॉसिबल बना रहा है। यानी वो जो कैरेक्टर है वो उस इंप्यूटेशन को पॉसिबल या इम्पॉसिबल बना रहा है। तो ये क्या है? ये अपने आप में एक इररिलेवेंट फैक्ट है। ओके, दोबारा से बता रहा हूं, सिविल केसेस में फैक्ट कि पार्टी का जो कैरेक्टर है वो ऐसा है कि वो कैरेक्टर उसके ऊपर लगाए गए जो चार्जेस हैं या उसके ऊपर लगाए गए जो इंप्यूटेशन है या जो आरोप है उन चार्जेस को पॉसिबल बना रहा है या उन चार्जेस को इम्पॉसिबल बना रहा है। तो ये जो फैक्ट है ये फिर कैसा फैक्ट है? ये एक इररिलेवेंट फैक्ट है। ओके, दैट इज पार्टी ये नहीं कह सकती कि जनाब मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि मैं तो ये कंडक्ट कर ही नहीं सकता, या मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि मैं तो इस कंडक्ट का गिल्टी हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? जैसे सपोज करके चलिए ए ने बी को रैश ड्राइविंग करके हिट कर दिया, ठीक है जी।
ए ने रैश ड्राइविंग करके बी को हिट कर दिया जी। अब बी ने डैमेजेस के लिए सूट फाइल किया, तो अब यहां पर ए ये नहीं कह सकता कि जनाब मैं तो एक ईमानदार पर्सन हूं, मेरे तो कई सारे एनजीओ चल रहे हैं, मैं तो चैरिटी करता रहता हूं, तो मैं रैश ड्राइविंग नहीं कर सकता। लाइकवाइज बी जो है वो ये नहीं कह सकता कि जनाब ए जो है वो डिसऑनेस्ट पर्सन है, वो करप्ट पर्सन है, वो बात बात पर झूठ बोलता है, वो वुमेनाइजर है, तो इसलिए इसने रैश ड्राइविंग की ही होगी। बात समझ में आ रही है? इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न इज सच एज टू रेंडर प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल एनी कंडक्ट इंप्यूटेड टू हिम। तो यहां पर कंडक्ट किस चीज का इंप्यूट किया गया है? रैश ड्राइविंग का। ठीक है, कंडक्ट किसका है? रैश ड्राइविंग का। अब पार्टी का कैरेक्टर, जैसे कि ए का जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है, वो ऑनेस्ट पर्सन है, वो चैरिटी करता है, या फिर ए जो है वो डिसऑनेस्ट पर्सन है, वो करप्ट पर्सन है, वो वुमेनाइजर है। तो ये जो ए का कैरेक्टर है ये उसके ऊपर लगाए गए इंप्यूटेशन को, यानी उसके ऊपर लगाए गए रैश ड्राइविंग के चार्जेस को पॉसिबल या इम्पॉसिबल बना रहा है। तो ये जो कैरेक्टर है एक कैसा कैरेक्टर है? ये एक इररिलेवेंट कैरेक्टर है। ओके, देखो अगर आपके अभी समझ में नहीं आया तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी हमने इसका केवल एक इलस्ट्रेशन किया है, आगे हम इसके बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो सेक्शन 52 डिफेंडेंट के कैरेक्टर की बात करता है। किसकी बात करता है? डिफेंडेंट के कैरेक्टर की। कैसे पता पड़ा? एक बार दोबारा रीड करते हैं। सिविल केसेस में फैक्ट की पार्टी का जो कैरेक्टर है वो ऐसा है कि वो कैरेक्टर उसके ऊपर लगाए गए जो चार्जेस हैं या जो आरोप है उन चार्जेस को पॉसिबल बना रहा है या फिर उन चार्जेस को इम्पॉसिबल बना रहा है। ये जो फैक्ट है ये रेलेवेंट नहीं है। राइट, अब आप खुद बताइए, जो इंप्यूटेशन है यानी जो चार्जेस है वो कौन लगाएगा? आरोप कौन लगाएगा? ए या बी? ए ने बी को कार से हिट कर दिया, तो आरोप कौन लगाएगा? बी। राइट, तो बी कौन है जी? प्लेंटिफ। और वो आरोप किस पे लगाएगा? ऑब्वियसली डिफेंडेंट पर, है ना। अब ए इस केस में ही नहीं दिखा सकता कि भैया मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान हूं, मैं तो बहुत सोशल सर्विस करता हूं, एनजीओ चलाता हूं, ब्लड डोनेट करता हूं, तो मैं इस नेग्लिजेंट ड्राइविंग का गिल्टी नहीं हो सकता। इसी तरह बी जो है वो ये नहीं कह सकता कि जनाब ए जो है वो करप्ट पर्सन है, ए वुमेनाइजर है, ए जो है वो प्रोस्टिट्यूशन की सर्विसेज अवेल करता है, तो ए रैश ड्राइविंग का गिल्टी रहा ही होगा। तो दैट मींस पार्टी के कैरेक्टर का मतलब यहां पर क्या है कि हम डिफेंडेंट के कैरेक्टर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? बी ए के अगेंस्ट बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकता और ए अपने फेवर में गुड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकता। यानी कुल मिला के डिफेंडेंट के कैरेक्टर की बात की गई है। ओके, कहने का मतलब यह है कि सेक्शन 52 में जो वर्ड लिखा हुआ है कैरेक्टर ऑफ पार्टी, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न, वो कहीं ना कहीं डिफेंडेंट के कैरेक्टर से ही डील कर रहा है। ओके, अच्छा एक बात बताइए, सेक्शन 52 को फ्रेम करने का पर्पस क्या है जी? सेक्शन 52 को क्यों फ्रेम किया गया है? क्यों हम सिविल केसेस में पार्टी के कैरेक्टर को रेलेवेंट डिक्लेयर नहीं करते? कोई बता सकता है? दोबारा से पूछ रहा हूं, क्यों हम सिविल केसेस में पार्टी के कैरेक्टर को रेलेवेंट डिक्लेयर नहीं करते? तो आंसर इज ताकि जो केस है वो मेरिट्स पर डिसाइड हो, ना कि पार्टीज के कैरेक्टर को कंसीडर करके। ओके, ताकि जो केस है ना वो मेरिट्स पर डिसाइड हो, ना कि पार्टीज के कैरेक्टर को कंसीडर करके। तो इन नटसेल हम ये कह सकते हैं कि सिविल केसेस को डिसाइड करते समय पार्टी के कैरेक्टर का जो एविडेंस है वो रेलेवेंट नहीं है।
पार्टीज गुड कैरेक्टर या बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकती, ये दिखाने के लिए जो इंप्यूटेशन उसके ऊपर लगाए गए हैं, ऐसा करना उसके लिए पॉसिबल या इम्पॉसिबल है। ठीक है। और वी कैन से सिविल केसेस में पार्टीज का कैरेक्टर एडमिसिबल नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग एन इन्फ्रेंस एज टू हिज कंडक्ट। सिविल केसेस में पार्टीज का कैरेक्टर एडमिसिबल नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग एन इन्फ्रेंस एज टू हिज कंडक्ट। ठीक, क्लियर हुआ? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, या अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है, ये केवल एक जनरल रूल है। क्या है ये? जनरल रूल। ओके। सेक्शन 52 में जो कंटेंट है ना कि सिविल केसेस में द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न्ड इज सच एज टू रेंडर प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल एनी कंडक्ट इंप्यूटेड टू हिम इज इररिलेवेंट। ये क्या है? ये एक जनरल रूल है, और इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर पार्टीज के कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट होता है। ओके, तो उन एक्सेप्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम केवल जनरल रूल पे फोकस करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? सेक्शन 52 lays down the broad general principle that the evidence of a party's character cannot be given for the purpose of showing that it renders the conduct imputed to him as probable or improbable। क्या बताया? सेक्शन 52 एक ब्रॉड प्रिंसिपल ले डाउन करता है कि पार्टी के कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दिया जा सकता यह दिखाने के लिए कि वो कैरेक्टर उस कंडक्ट को जो उस पर इंप्यूट किए गए हैं, जो उस पर लगाए गए हैं, उसको प्रोबेबल या फिर इम्प्रोबेबल बनाता है। 10. A party cannot give evidence of his good character for the purpose of showing that it is improbable that he should be guilty of conduct imputed to him। 10. एक पार्टी अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकती यह दिखाने के लिए कि जिस कंडक्ट का इंप्यूटेशन उस पर लगाया गया है, जो कंडक्ट उस पर इंप्यूट किया गया है, उस कंडक्ट का गिल्टी होना उसके लिए इम्पॉसिबल है। यानी पार्टी अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस देकर यह नहीं कह सकती कि देखो जनाब, मेरा जो कैरेक्टर है वो इतना साफ सुथरा है, मैं एक गुड कैरेक्टर का पर्सन हूं, तो इसलिए मेरे लिए ये कंडक्ट करना इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज चार्ज विद नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ही कैन नॉट गिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट हिज कैरेक्टर हैज बीन सच दैट ही कुड नॉट हैव बीन गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस। Similarly, his opposite party cannot give evidence of the fact that his character had been so bad that he must have been negligent। तो क्या बताया? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन को नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए या रैश ड्राइविंग के लिए चार्ज किया जाता है, तो वो ये एविडेंस नहीं दे सकता कि उसका कैरेक्टर ऐसा है कि वो नेग्लिजेंट ड्राइविंग का गिल्टी हो ही नहीं सकता। ओके, जैसे लास्ट वाले एग्जाम्पल में किया था ना, ए ने अपनी कार से बी को हिट कर दिया, तो ए अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस देकर कोर्ट में ये नहीं दिखा सकता कि जनाब मेरा कैरेक्टर इतना अच्छा है कि मैं नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर ही नहीं सकता। जैसे सपोज करके चलिए, सलमान खान पर एलिगेशंस लगाए गए कि उन्होंने फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर अपनी गाड़ी चलाकर उनकी डेथ कॉज कर दी, राइट? तो अब सलमान खान ये नहीं कह सकते कि देखो जनाब, मैं इतनी चैरिटी करता हूं, बीइंग ह्यूमन नाम का ट्रस्ट चलाता हूं, कैंसर पेशेंट्स की मदद करता हूं, तो मेरे लिए नेग्लिजेंट ड्राइविंग का गिल्टी होना इम्पॉसिबल है। ओके भाई, अब खुद लॉजिक सोचिए, आपके गुड कैरेक्टर का केस में क्या फर्क पड़ता है? आप एक अच्छे इंसान हो, गरीबों की मदद करते हो, इन सभी चीजों से इस केस में क्या कोई लेना देना है? इन सभी चीजों से क्या इस केस में कोई फर्क पड़ेगा? क्या गुड कैरेक्टर का पर्सन रेस ड्राइविंग नहीं कर सकता? बताइए, क्या एक पर्सन गुड कैरेक्टर का है तो इसका मतलब क्या यह है कि वो कभी रेस ड्राइविंग नहीं कर सकता? भाई बिल्कुल कर सकता है, राइट? तो कनेक्ट कर पा रहे हो ना चीजों को? तो आगे इन्होंने क्या बताया? लाइकवाइज अपोजिट पार्टी कोर्ट में ये एविडेंस नहीं दे सकती कि देखो जनाब, इसका कैरेक्टर इतना खराब है कि इसने नेग्लिजेंट ड्राइविंग करी होगी। यानी अपोजिट पार्टी ये नहीं कह सकती कि देखो जनाब, ये एक करप्ट पर्सन है
ये वुमेनाइजर है, ये डिसऑनेस्ट है, यानी इसका कैरेक्टर इतना खराब है कि ये नेग्लिजेंट ड्राइविंग का गिल्टी रहा होगा। बात समझ में आ रही है? अरे भैया आप खुद लॉजिक सोचिए, क्या इस केस में पार्टी के कैरेक्टर को असैसिनेट करके कुछ मिलेगा? क्या केवल बैड कैरेक्टर के पर्सन ही नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हैं? बताइए। सपोज करके चलिए पेडिस्ट्रेन जिन्होंने भाई पर ये एलिगेशन लगाए थे कि भाई ने हमें अपनी गाड़ी से रौंद दिया, अब वो भाई के बैड कैरेक्टर का एविडेंस देकर ये नहीं दिखा सकते कि देखो जनाब भाई का जो कैरेक्टर है वो ऐसा है कि भाई ने नेग्लिजेंट ड्राइविंग करी ही होगी। लाइक वो ये नहीं कह सकते भाई में बहुत ईगो है, भाई बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है, भाई जिसको चाहे इंडस्ट्री से आउट कर सकते हैं, तो भाई ने नेग्लिजेंट ड्राइविंग करी ही होगी। ओके, क्लियर? तो इस एग्जांपल में पर्सन पर क्या कंडक्ट इंप्यूट किया गया है? नेग्लिजेंट ड्राइविंग का। ही इज चार्ज विद नेग्लिजेंट ड्राइविंग। अब इस पर्सन का जो कैरेक्टर है यानी डिफेंडेंट का, बी का जो कैरेक्टर है, फिर वो चाहे गुड कैरेक्टर हो या बैड कैरेक्टर हो, उसका किसी भी तरह का कैरेक्टर उसके नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइविंग के इंप्यूटेशन को ना तो पॉसिबल बनाता है ना ही इम्पॉसिबल बनाता है। क्लियर हुआ? और इसके पीछे का पर्पस क्या है? क्या डिस्कस किया था हमने? क्या पर्पस है सेक्शन 52 को फ्रेम करने का? क्यों हम सिविल केसेस में पार्टी के कैरेक्टर को रेलेवेंट डिक्लेयर नहीं करते? बिकॉज डिफेंडेंट की लायबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट केसेस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को कंसीडर करे, ना कि उसके कैरेक्टर को। यानी बेसिकली केस जो है वो मेरिट्स पर डिसाइड हो, ना कि पार्टीज के कैरेक्टर को कंसीडर करके। That means business of the court is to try the case on merits and not upon the character of a man. Or we can say business of the court is to try the case and not character. कोर्ट का बिजनेस क्या है कि वो केस को मेरिट्स पर ट्राई करे, ना कि पार्टीज के कैरेक्टर को कंसीडर करके ट्राई करे। ओके, अब चलिए अब हम और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। A files a suit against B for possession of a house alleging that he, यानी B, has taken forcible possession of it. In this example, A cannot lead evidence about B's character to show that it was likely for him to trespass. Neither B can lead evidence of the fact that his character has been such that he could not have been guilty of trespass. तो क्या बताया जी? A ने B के अगेंस्ट सूट फाइल किया कि बी ने उसके घर का फोर्सिबल पोजीशन ले लिया है, बी ने जबरदस्ती मेरे मकान पर अपना कब्जा कर लिया है। अब इस केस में ए बी के कैरेक्टर का एविडेंस लीड नहीं कर सकता यह दिखाने के लिए कि उसने ट्रेसपास किया ही होगा। दैट मींस ए बी के बैड कैरेक्टर का एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ओके, लाइकवाइज बी जो है वो अपने कैरेक्टर का एविडेंस लीड करके ये नहीं दिखा सकता कि जनाब मेरा जो कैरेक्टर है वो ऐसा है कि मैं ट्रेसपास का गिल्टी हो ही नहीं सकता। यानी बी अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्लियर? अब आगे देखते हैं, आगे कुछ और एग्जांपल बता रखे इन्होंने। लाइकवाइज इफ अ मैन इज sued फॉर wrongful detaining of another's good or selling an article inferior to the sample, evidence of his character cannot be given to show that it was likely or unlikely for him to do so. तो क्या बताया? इसी तरह सपोज करके चलिए अगर एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के गुड्स को रॉन्गफुली डिटेन करने के लिए स्यू किया जाता है। मान लो ए ने बी को स्यू किया कि बी ने मेरे गुड्स को अपने पास रॉन्गफुली डिटेन करके रखा हुआ है, या फिर ए ने बी को स्यू किया कि जनाब बी ने मुझे सैंपल तो प्रीमियम क्वालिटी का दिखाया था, लेकिन जब आर्टिकल उसने डिलीवर किया तो वो उसने पुअर क्वालिटी का दे दिया। तो अब पार्टीज के कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दिया जा सकता यह दिखाने के लिए कि उसके लिए दूसरे के गुड्स को रॉन्गफुली डिटेन करना या सैंपल से इंफीरियर आर्टिकल का गुड्स सेल करना पॉसिबल था या इम्पॉसिबल था। ओके, यानी कुल मिला के ए बी के बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकता
और बी अपने गुड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकता, यह दिखाने के लिए कि ऐसा करना उसके लिए पॉसिबल या इम्पॉसिबल था। क्लियर हुआ? तो आई गेस अब तक हमने जितना भी डिस्कस किया आपको सब समझ में आ गया होगा। तो सेक्शन 52 किससे डील करता है जी? सेक्शन 52 डील्स विद, क्या पढ़ा था हमने? नहीं, कैरेक्टर ऑफ पार्टीज वो तो ठीक है, सेक्शन 52 जनरल रूल से डील करता है। ठीक है, सिविल केसेस को डिसाइड करते समय पार्टी के कैरेक्टर का जो एविडेंस है वो रेलेवेंट नहीं है। पार्टीज गुड कैरेक्टर या बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकती, ये दिखाने के लिए कि जो इंप्यूटेशन उसके ऊपर लगाए गए हैं ऐसा करना उसके लिए पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। यानी सिविल केसेस में पार्टीज का कैरेक्टर एविडेंस में एडमिसिबल नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग एन इन्फ्रेंस एज टू हिज कंडक्ट। तो ये क्या है? ये हमारा जनरल रूल है। अब इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शन है जी। यस, इस जनरल रूल के 3 एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन मींस कि सिविल केसेस में पार्टी के कैरेक्टर का एविडेंस कब रेलेवेंट माना जाएगा। समझ में आया? जनरल रूल क्या है कि सिविल केसेस में पार्टी के कैरेक्टर का जो एविडेंस है वो रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अब एक्सेप्शन क्या है कि सिविल केसेस में पार्टी के कैरेक्टर का एविडेंस कब रेलेवेंट माना जाएगा। यानी कुछ सिविल केसेस ऐसे हैं, कुछ सिविल केसेस का नेचर ऐसा है जिनमें पार्टी के कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहली एक्सेप्शन तो सेक्शन के अंदर ही दी हुई है। इसके बाद दूसरी एक्सेप्शन से सेक्शन 55 डील करता है। सबसे पहली एक्सेप्शन सेक्शन के अंदर ही दी हुई है, अनलेस से स्टार्ट है। दूसरी एक्सेप्शन से सेक्शन 55 डील करता है और इसके अलावा एक एक्सेप्शन और है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम तीनों एक्सेप्शन को समझते हैं। तो सबसे पहली एक्सेप्शन क्या है जो सेक्शन में ही कंटेन्ड है? एक्सेप्शन टू द जनरल प्रिंसिपल लेड इन सेक्शन 52। तो सबसे पहली एक्सेप्शन कहां दे रखी है? सेक्शन के अंदर ही दे रखी है। तो देखते हैं, रीड करते हैं सेक्शन को। इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न्ड इज सच एज टू रेंडर प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल एनी कंडक्ट इम्प्यूटेड टू हिम इज इररिलेवेंट except in so far as such character appears from facts otherwise relevant। यानी अगर वो कैरेक्टर हमें किसी दूसरे फैक्ट से रेलेवेंट लगता है, लाइक अगर हमें वो कैरेक्टर सेक्शन 5 से 51 में कहीं रेलेवेंट लगता है तो फिर कैरेक्टर की रेलेवेंसी बनी रहेगी, फिर पार्टी का जो कैरेक्टर है वो रेलेवेंट माना जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज करके चलिए वो कैरेक्टर हमें सेक्शन 7 में, सेक्शन 8 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 15 में या किसी और सेक्शन में रेलेवेंट लगता है तो फिर उस सेक्शन की रेलेवेंसी बनी रहेगी, फिर कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाएगा। दैट मींस सेक्शन 52 किसी दूसरे सेक्शन को अफेक्ट नहीं करता। ओके, परेशान मत होइए, इसको हम एग्जांपल समझते हैं। क्या कहता है एग्जांपल? ए फाइल्ड सूट अगेंस्ट बी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हियर कैरेक्टर ऑफ बी इज इररिलेवेंट, बट इफ ए प्रूव दैट बी फॉर्ज द डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीच, देन सच फॉर्जिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी रेलेवेंट एज प्रिपरेशन और प्रीवियस कंडक्ट अंडर सेक्शन 8 पोर्ट्रेइंग द बैड कैरेक्टर ऑफ बी। तो क्या कहा जी? ए ने बी के अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल किया है, तो अब यहां बी का जो कैरेक्टर है वो इररिलेवेंट है। क्या है? इररिलेवेंट है। बट अगर ए ये प्रूव कर देता है कि बी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के लिए डॉक्यूमेंट को फॉर्ज किया है, तो अब डॉक्यूमेंट को फॉर्ज करने के लिए बी ने जो प्रिपरेशन की है, जो प्रीवियस कंडक्ट किया है, ये सेक्शन 8 में रेलेवेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रिपरेशन या प्रीवियस कंडक्ट क्या दिखा रहा है? बी के बैड कैरेक्टर को शो कर रहा है। तो डेट मीन्स अगर वो कैरेक्टर कहीं और रेलेवेंट है,
जैसे सेक्शन 8 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 9 में एक्सेट्रा, तो फिर उस सेक्शन की रेलेवेंसी बनी रहेगी और फिर कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? वेरी गुड। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज परेशान मत होना, इसको जब आप खुद से सेल्फ रिवीजन दोगे ना तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये इस सेक्शन की पहली एक्सेप्शन है, या कहें तो ये इस जनरल रूल की पहली एक्सेप्शन है। अब चलिए अब इस सेक्शन की या अब इस जनरल रूल की नेक्स्ट एक्सेप्शन को डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट एक्सेप्शन है वो कहां कंटेन्ड है? सेक्शन 55 में। ठीक है, सेक्शन 55 प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन टू जनरल रूल कंटेन्ड इन सेक्शन 52। ओके, सेक्शन 55 प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन टू जनरल रूल कंटेन्ड इन सेक्शन 52। तो चलिए सेक्शन 55 को डिस्कस करते हैं। क्या कहता है सेक्शन 55? आप देख लेना एक बार बैग खोल के, ये जो स्टार्टिंग की जो 3 लाइन है ना, इस सेक्शन 55 से ली हुई है। ठीक है, सेक्शन 55 इसी से डील करता है। चूंकि हम एक्सेप्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं इसलिए हमने यहां पर पॉइंट नंबर 2 डाला हुआ है, अदरवाइज ये सेक्शन 55 ही है। ओके, तो क्या कहता है सेक्शन 55 एक्सेप्शन नंबर 2 ऑफ जनरल रूल कंटेन इन सेक्शन 52। In civil cases, the fact that the character of any person is such as to affect the amount of damages which he ought to receive is relevant. सिविल केसेस में फैक्ट की पार्टी का कैरेक्टर ऐसा है कि वो कैरेक्टर अमाउंट ऑफ डैमेजेस को इफेक्ट कर सकता है। किस अमाउंट ऑफ डैमेजेस को? जो अमाउंट उसे मिलने वाला है। तो ये जो फैक्ट है ये एक रेलेवेंट फैक्ट है। ओके, अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच ही ऑट टू रिसीव, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ डैमेजेस जो उसे मिलने वाला है। तो किसकी बात हो रही है यहां पर? प्लेंटिफ की या डिफेंडेंट की? प्लेंटिफ की। कैसे पता लगा? बिकॉज यहां क्या दे रखा है? अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच ही ऑट टू रिसीव, जो अमाउंट उसे मिलने वाला है। और सिविल केसेस में जो डैमेजेस है वो किसको मिलेंगे? प्लेंटिफ को या डिफेंडेंट को? प्लेंटिफ को। ठीक है भाई, लेट्स से कि ए ने बी के साथ क्रुएल्टी कमिट करी, अब बी ने ए के अगेंस्ट सिविल सूट फाइल कर दिया, तो अब जो डैमेजेस है वो किसको मिलेंगे? ए को या बी को? वेरी गुड, बी को, यानी प्लेंटिफ को। विच ही ऑट टू रिसीव मींस किसकी बात हो रही है यहां पर? प्लेंटिफ की। तो सिविल केसेस में प्लेंटिफ का कैरेक्टर तब रेलेवेंट माना जाएगा जब प्लेंटिफ का कैरेक्टर ऐसा है कि वो कैरेक्टर उसे मिलने वाले डैमेजेस के अमाउंट को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझिए, ये जो टर्म है ना इफेक्ट, ये जो टर्म है इसका क्या मतलब होता है? देखो, जनरली टर्म इफेक्ट मींस जो किसी को प्रभावित कर दे, है ना। और यहां किसकी बात हो रही है? अमाउंट ऑफ डैमेजेस की। ठीक है, यहां लिखा है ना टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, यानी जो डैमेजेस के अमाउंट को इफेक्ट कर दे, उसे प्रभावित कर दे, यानी जो अमाउंट ऑफ डैमेजेस को वेरी कर दे, यानी कम या ज्यादा कर दे, या तो उस अमाउंट को इंक्रीज कर दे या फिर उस अमाउंट को डिक्रीज कर दे। राइट, जनरली इसका मतलब यही है ना। बट एक बात आप हमेशा याद रखना, यहां टर्म इफेक्ट का मतलब केवल और केवल अमाउंट के डिडक्शन से है, केवल और केवल अमाउंट के डिक्रीमेंट से है। ठीक है, यहां इफेक्ट का मतलब इंक्रीमेंट से नहीं है। आई रिपीट, यहां इफेक्ट का मतलब इंक्रीमेंट से नहीं है, यहां इफेक्ट का मतलब केवल और केवल अमाउंट के डिक्रीमेंट से है। ठीक है, दैट मीन्स प्लेंटिफ का वो कैरेक्टर जो उसको मिलने वाले डैमेजेस के अमाउंट को कम कर दे, प्लेंटिफ का वो कैरेक्टर जो उसको मिलने वाले डैमेजेस के अमाउंट को कम कर दे, केवल वही कैरेक्टर रिलेवेंट होगा। ओके,
और आप खुद लॉजिक सोचिए, जो कैरेक्टर प्लेंटिफ को मिलने वाले अमाउंट के डैमेजेस को रिड्यूस कर दे, वो कैरेक्टर कैसा होगा? गुड कैरेक्टर होगा या बैड कैरेक्टर होगा? वेरी गुड, बैड कैरेक्टर होगा। तो इसका मतलब कुछ सिविल केसेस में डैमेजेस के अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए प्लेंटिफ का बैड कैरेक्टर रेलेवेंट होता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकलिटी है इस कंसेप्ट में, धीरे धीरे आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो देखो, बहुत ध्यान से समझना, कुछ सिविल केसेस ऐसे होते हैं, क्या बोला मैंने? कुछ सिविल केसेस, क्या वर्ड लिखा है मैंने? कुछ सिविल केसेस ऐसे होते हैं जिनमें डैमेजेस का अमाउंट पार्टी के कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी जिनमें क्वांटम ऑफ कंपनसेशन को डिटरमाइन करने के लिए प्लेंटिफ का जो कैरेक्टर है वो रेलेवेंट होता है। डिफेंडेंट का कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं होता। डिफेंडेंट का कैरेक्टर चाहे वो गुड कैरेक्टर हो चाहे वो बैड कैरेक्टर हो, डिफेंडेंट का कैरेक्टर डैमेजेस के अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए रेलेवेंट नहीं होता, बट प्लेंटिफ का कैरेक्टर जो है वो रेलेवेंट होता है। ठीक है, अब सवाल यह है कि प्लेंटिफ का गुड कैरेक्टर रेलेवेंट माना जाएगा या फिर बैड कैरेक्टर रेलेवेंट माना जाएगा। तो आप याद रखना, क्वांटम ऑफ डैमेजेस को डिटरमाइन करने के लिए प्लेंटिफ का केवल बैड कैरेक्टर रेलेवेंट माना जाएगा। ठीक है, यानी जब सिविल केसेस में प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर से उसे मिलने वाले अमाउंट को कम किया जा सकता है, डैमेजेस के अमाउंट को मिटिगेट किया जा सकता है, तो फिर प्लेंटिफ का जो कैरेक्टर है वो रेलेवेंट होगा। ओके, बात समझ में आई? कुछ सिविल केसेस ऐसे होते हैं जिनमें डैमेजेस के अमाउंट पार्टी के कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी जिनमें क्वांटम ऑफ कंपनसेशन को डिटरमाइन करने के लिए प्लेंटिफ का कैरेक्टर रेलेवेंट होता है। डिफेंडेंट का कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं होता। डिफेंडेंट का कैरेक्टर चाहे गुड हो चाहे बैड हो, डिफेंडेंट के कैरेक्टर से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल प्लेंटिफ का कैरेक्टर रेलेवेंट होता है। और प्लेंटिफ का कौन सा कैरेक्टर रेलेवेंट होता है? केवल बैड कैरेक्टर रेलेवेंट होता है। यानी क्वांटम ऑफ डैमेजेस को डिटरमाइन करने के लिए प्लेंटिफ का केवल बैड कैरेक्टर रेलेवेंट होगा। यानी जब सिविल केसेस में प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर से उसे मिलने वाले अमाउंट को कम किया जा सकता है या डैमेजेस के अमाउंट को मिटिगेट किया जा सकता है, तो ये जो फैक्ट है कैसा होगा? रेलेवेंट फैक्ट होगा। ठीक है, अच्छा, हो सकता है कि आपके मन में सवाल आया होगा कि सर, जब हम बैड कैरेक्टर से प्लेंटिफ को मिलने वाले डैमेजेस के अमाउंट को घटा सकते हैं, बैड कैरेक्टर से प्लेंटिफ को मिलने वाले अमाउंट को घटा सकते हैं, तो फिर हम प्लेंटिफ के गुड कैरेक्टर से डैमेजेस के अमाउंट को बढ़ा क्यों नहीं सकते? वो बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है। जब हम प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर से उसको मिलने वाले डैमेजेस के अमाउंट को कम कर सकते हैं, तो उसके गुड कैरेक्टर से उसके मिलने वाले डैमेजेस के अमाउंट को बढ़ा क्यों नहीं सकते? तो देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि हम सिविल केसेस में गुड कैरेक्टर को प्रिज्यूम करके ही चलते हैं। ऑलराइट, हमें मान के ही चलते हैं कि हर बंदे का एक अच्छा कैरेक्टर है, इसलिए हम प्लेंटिफ के गुड कैरेक्टर को कंसीडर करके उसको मिलने वाले अमाउंट को इंक्रीज नहीं करते, बट बैड कैरेक्टर से उसको मिलने वाले अमाउंट को मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप बस 2 पॉइंट्स याद रखना, मैं आपको बता देता हूं। क्वांटम ऑफ डैमेजेस को डिटरमाइन करने के लिए केवल प्लेंटिफ का कैरेक्टर रेलेवेंट है, ना कि डिफेंडेंट का। डिफेंडेंट का कैरेक्टर चाहे वो गुड कैरेक्टर हो चाहे वो बैड कैरेक्टर हो, डैमेजेस के अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए रेलेवेंट नहीं है। डिफेंडेंट का गुड कैरेक्टर बैड कैरेक्टर डैमेजेस के अमाउंट को इफेक्ट नहीं करता, और प्लेंटिफ का केवल बैड कैरेक्टर रेलेवेंट है। ठीक है, प्लेंटिफ का केवल बैड कैरेक्टर रेलेवेंट है, ना कि गुड कैरेक्टर। प्लेंटिफ का गुड कैरेक्टर डैमेजेस के अमाउंट को रेज नहीं कर सकता। एंड व्हाई बैड कैरेक्टर ऑफ प्लेंटिफ इज रेलेवेंट? बिकॉज इन सिविल केसेस कंपनसेशन इज द ओनली रेमेडी एंड बैड कैरेक्टर ऑफ प्लेंटिफ mitigate the quantum of damages which he is going to receive. ठीक है,
सिविल केसेस में कंपनसेशन ही केवल एक एकमात्र रेमेडी है और प्लेंटिफ का बैड कैरेक्टर उसको मिलने वाले डैमेजेस के अमाउंट को कम कर सकता है। तो इन शॉर्ट हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ सिविल केसेस में जिनमें डैमेजेस का अमाउंट पार्टी के कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, उन केसेस में डैमेजेस के अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए प्लेंटिफ का बैड कैरेक्टर रेलेवेंट होता है। ठीक है, आपको बस ये बात पकड़ के रखनी है, प्लेंटिफ का बैड कैरेक्टर रेलेवेंट होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करके चलिए ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर। ए और बी ने आपस में एक दूसरे से शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, उनका रोका हो जाता है, 3 महीने बाद शादी की डेट फिक्स की जाती है। अब जो बी का नेचर है वो बहुत खराब है, बी बहुत ही ईगोइस्टिक है, ए से हर छोटी छोटी बात पर डिस्प्यूट करती है, अननेसेसरी ए को कमेंट करती है। अब कुछ दिन तो ए ने बी के इस बिहेवियर को टॉलरेट कर लिया, लेकिन 1 महीने बाद उसने तंग होकर मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। अब बी ने क्या किया, बी ने डैमेजेस लेने के लिए ए के अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल कर दिया। तो प्लेंटिफ कौन हुआ, बी। अब यहां ए बी के बैड कैरेक्टर का एविडेंस कोर्ट में लीड कर सकता है। ए दिखा सकता है कि जनाब बी ने मुझे मेंटली हरास किया, इसका बिहेवियर बहुत गंदा था, इसने कभी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, ये हमेशा मुझसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स डिमांड करती थी। तो अब कोर्ट क्या करेगी, अब कोर्ट बी को कंपनसेशन ग्रांट करते समय उसका बैड कैरेक्टर कंसीडर करेगी। क्यों, बिकॉज बी का बैड कैरेक्टर उसको मिलने वाले डैमेजेस के अमाउंट को मिटिगेट कर सकता है। बी का बैड कैरेक्टर उसको मिलने वाले अमाउंट ऑफ डैमेजेस को कम कर सकता है, क्योंकि जो बी है वो खुद अपने पार्ट पर गलत है। सो द कैरेक्टर ऑफ बी विल बी एडमिसिबल इन मिटिगेशन ऑफ डैमेजेस। बी विल गेट द डैमेजेस, नो डाउट बी विल गेट द डैमेजेस एज द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रीच्ड, बट कोर्ट विल रिड्यूस द अमाउंट। बी के कैरेक्टर को कंसीडर करके कोर्ट जो है वो बी को मिलने वाले अमाउंट को रिड्यूस कर देगी। तो सपोज करके चलिए अगर कोर्ट बी को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का नॉर्मली 50,000 देता, ठीक है, मान के चल रहे हैं कि अगर कोर्ट बी को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का नॉर्मली 50 के कंपनसेशन ग्रांट करती, तो अब बी के बैड कैरेक्टर को कंसीडर करके कोर्ट उसे केवल 10 या फिर 15,000 ही देगी। ठीक है, तो ये सिविल केस कैसा है? अब देखो है तो ये भी सिविल केस ही, लेकिन इस सिविल केस में जो डैमेजेस का अमाउंट है वो पार्टी के कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, जिस पार्टी को डैमेजेस मिलने वाले हैं उसके बैड कैरेक्टर से हम उस डैमेजेस के अमाउंट को कम कर सकते हैं। तो इसलिए इस सिविल सूट में हम पार्टी के बैड कैरेक्टर के एविडेंस को कंसीडर करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, सपोज करके चलिए अगर बी का कैरेक्टर बहुत अच्छा होता, वो ए की खूब केयर करती, उससे बहुत रिस्पेक्ट करती, उसे बहुत प्यार करती, ए की हर बात मानती, लेकिन फिर भी 1 महीने बाद ए ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तो क्या कोर्ट ए के गुड कैरेक्टर को कंसीडर करके डैमेजेस के अमाउंट को इंक्रीज कर सकती है? क्या बी कोर्ट में ये प्ली ले सकती है कि जनाब मैंने तो हमेशा ए की मदद की, उसके लिए सब कुछ किया, लॉयल रही, कभी उसको तंग नहीं किया, कभी उससे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की डिमांड नहीं करी, हमेशा उसको प्यार किया, तो मुझे डैमेजेस बढ़ा के दिए जाएं, मुझे डैमेजेस एग्रेवेट करके दिए जाएं? तो आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज सिविल केसेस में प्लेंटिफ का केवल बैड कैरेक्टर रेलेवेंट है, ना कि गुड कैरेक्टर। प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर से हम उसके डैमेजेस के अमाउंट को कम तो कर सकते हैं, बट उसके गुड कैरेक्टर से हम उसके डैमेजेस के अमाउंट को बढ़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि हर पर्सन का जो कैरेक्टर है वो गुड है। ओके, इसी तरह एक और केस ले लेते हैं, डिफेमेशन का केस ले लेते हैं जी। मान के चलिए ए ने बी के अगेंस्ट डिफेमेशन का सूट फाइल किया। अब अगर बी ए के बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे देता है, वो कोर्ट में दिखा देता है कि जनाब ये करप्ट है, ये डिसऑनेस्ट है, तो अब ए का बैड कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाएगा। Why? बिकॉज अब ए को मिलने वाला डैमेजेस का अमाउंट इफेक्ट हो जाएगा, यानी अब ए को मिलने वाले डैमेजेस का जो अमाउंट है वो मिटिगेट हो जाएगा। जहां पहले ए को 1 लाख मिलता या 2 लाख मिलता, अब उसे केवल 10,000 या फिर 20,000 ही मिलेगा। ओके, लाइकवाइज एक और एग्जांपल ले लीजिए डिवोर्स प्रोसीडिंग का।
सपोज करके चलिए वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट डिवोर्स प्रोसीडिंग फाइल की। अब हस्बैंड वाइफ के बैड कैरेक्टर का एविडेंस कोर्ट में लीड कर सकता है। हस्बैंड ये कह सकता है कि जनाब ये मेरी मां को परेशान करती थी, उन्हें खाना पीना नहीं देती थी, उनसे बदतमीजी से बात करती थी, मुझे मेंटली हरास करती थी। तो अब वाइफ का बैड कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाएगा। वाई? बिकॉज वाइफ का बैड कैरेक्टर उसको मिलने वाले डैमेजेस के अमाउंट को इफेक्ट कर देगा। यानी वाइफ का बैड कैरेक्टर उसको मिलने वाले डैमेजेस के अमाउंट को कम कर देगा। जहां डिवोर्स प्रोसीडिंग में वाइफ को पहले 1 लाख मिलता, अब वाइफ के बैड कैरेक्टर को कंसीडर करने के बाद कोर्ट उसे केवल 20,000 या फिर 25,000 ही ग्रांट करेगी। समझ में आया? अच्छा, आप एक बात और याद रखना कि डिफेंडेंट का काम केवल प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर का एविडेंस देना है। डिफेंडेंट कोर्ट को डैमेजेस के अमाउंट को मिटिगेट करने के लिए कंपेल नहीं कर सकता। डैमेजेस मिटिगेट करना है या नहीं करना है या कितना करना है, ये सब कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट विल कंसिडर ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस इन ऑर्डर टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ डैमेजेस। क्लियर? तो आपने एक चीज नोटिस की, ऐसा नहीं है कि सभी सिविल सूट में क्वांटम ऑफ डैमेजेस को डिसाइड करने के लिए प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट होगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सभी सिविल सूट में, सभी सिविल केसेस में क्वांटम ऑफ डैमेजेस को डिसाइड करने के लिए प्लेंटिफ का बैड कैरेक्टर रेलेवेंट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे ना, आपको याद हो तो रेस ड्राइविंग का, ट्रेसपास का, रॉन्गफुल डिटेनिंग ऑफ अनदर गुड्स का, सेलिंग इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स का, इनमें क्या था? क्या इनमें प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट था? नहीं था। इवन दो ये सब भी सिविल सूट थे, इवन दो यहां पर भी प्लेंटिफ ने डैमेजेस क्लेम किए थे, लेकिन इन सूट्स में डैमेजेस के अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए प्लेंटिफ का बैड कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि इन सभी सिविल सूट्स में डैमेजेस का अमाउंट प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर पर डिपेंड नहीं करता। इन सभी सिविल सूट्स में डैमेजेस का अमाउंट प्लेंटिफ के कैरेक्टर पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सभी सिविल सूट्स में प्लेंटिफ का बैड कैरेक्टर रेलेवेंट है। ठीक है? केवल वही सूट जिनमें डैमेजेस का अमाउंट पार्टी के कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, यानी जिन सूट्स में पार्टी के कैरेक्टर से उसका डैमेजेस का अमाउंट मिटिगेट हो सकता है, केवल उन्हीं सिविल सूट्स में पार्टी के कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है। ठीक है? और वी कैन से केवल उन्हीं सिविल सूट्स में प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है। ओके? सभी सिविल सूट्स में या सभी डैमेजेस के सूट में पार्टी के कैरेक्टर का एविडेंस रिलेवेंट नहीं होगा। जिन सिविल सूट्स में पार्टी का कैरेक्टर डैमेजेस के अमाउंट को इफेक्ट करता है, केवल उन्हीं सूट्स में पार्टी का कैरेक्टर रेलेवेंट हो। जैसे सूट फॉर डिफेमेशन, सूट फॉर लिबल, सूट फॉर डिवोर्स प्रोसीडिंग, सूट फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। ठीक है? तो इन सभी सिविल सूट्स में प्लेंटिफ का बैड कैरेक्टर रेलेवेंट है। क्यों? बिकॉज प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर से उसका डैमेजेस इफेक्ट हो सकता है। क्लियर हुआ? तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि सभी सिविल सूट्स में प्लेंटिफ का बैड कैरेक्टर का एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। सभी सिविल सूट्स में प्लेंटिफ का बैड कैरेक्टर का एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा इन ऑर्डर टू डिसाइड द क्वांटम ऑफ डैमेजेस दैट इज टू बी ऑर्डर्ड बाय कोर्ट। केवल वो सिविल सूट जिनमें डैमेजेस का अमाउंट पार्टी के कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, केवल इन्हीं सिविल सूट्स में प्लेंटिफ का बैड कैरेक्टर रेलेवेंट माना जाएगा। ओके? सो मेयरली बिकॉज वो एक सिविल सूट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर एविडेंस एडमिसिबल कर लोगे। नो, दैट हैज टू बी सीन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सिविल केस। ठीक है? वो सब सिविल केस के नेचर के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। ऑलराइट? तो चलिए हम इसकी एक बार रीडिंग ले लेते हैं फटाफट। द एविडेंस ऑफ गुड और बैड कैरेक्टर ऑफ द डिफेंडेंट इज इरेलेवेंट टू डैमेजेस। डिफेंडेंट का कैरेक्टर चाहे वो गुड कैरेक्टर हो चाहे वो बैड कैरेक्टर हो, वो डैमेजेस के लिए इरेलेवेंट है। बट द कैरेक्टर ऑफ द प्लेंटिफ इज रेलेवेंट। लेकिन प्लेंटिफ का कैरेक्टर कैसा है? वो रेलेवेंट है। और प्लेंटिफ का कौन सा कैरेक्टर रेलेवेंट है? बैड कैरेक्टर। इन एन एक्शन फॉर डैमेजेस फॉर सेडिक्शन, लिबल, डिफेमेशन, डिवोर्स प्रोसीडिंग, evidence of bad character of the plaintiff is allowed as it is likely to affect the damages that the plaintiff ought to receive.
ठीक है, तो इन सभी केसेस में, डिफेमेशन के केस में, डिवोर्स प्रोसीडिंग के केस में, लिबल के केस में, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरिज के केस में, इन सभी केसेस में प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर का एविडेंस अलाउ कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बैड कैरेक्टर प्लेंटिफ को मिलने वाले डैमेजेस के अमाउंट को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, इफेक्ट कर सकता है, दैट मींस मिटिगेट कर सकता है। अब आगे रीड करते हैं। It should be clearly borne in mind that evidence of character is not relevant in every suit for damages. In suit of damages where the character of the plaintiff has no bearing on the amount of damages, it is not relevant. तो क्या बताया कि हर डैमेजेस के सूट में कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, एविडेंस ऑफ कैरेक्टर इज नॉट रेलेवेंट इन एवरी सूट फॉर डैमेजेस। सभी सिविल सूट्स में, सभी डैमेजेस के सूट में, सूट फॉर डैमेजेस मींस किसकी बात हो रही है यहां पर? सिविल सूट की। कैसे पता लगा? बिकॉज इन सिविल सूट कंपनसेशन और डैमेजेस इज द ओनली रेमेडी। ठीक है, इन अ सूट इन विच द कैरेक्टर इज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, द एविडेंस ऑफ कैरेक्टर इज रिलेवेंट। ऐसे सूट जिनमें कैरेक्टर डैमेजेस के अमाउंट को इफेक्ट कर सकता है, केवल उन्हीं सूट्स में कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट है। In suit of damages where the character of the plaintiff has no bearing on the amount of damages, it is not relevant. और जिन सिविल सूट्स में प्लेंटिफ का कैरेक्टर डैमेजेस के अमाउंट को इफेक्ट नहीं करता, उनमें कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस किया था ना कि A while driving his car on the road runs over B and break his knee. B files a suit against A for damages. In this suit, character of B cannot be taken into consideration in evaluating the amount of damages, and so his character is not relevant. ए ने कार चलाते समय बी को हिट कर दिया। अब बी ने ए के अगेंस्ट डैमेजेस का सूट फाइल कर दिया, तो अब इस सूट में डैमेजेस के अमाउंट को इवेल्युएट करने के लिए बी के कैरेक्टर को कंसीडर नहीं किया जा सकता, और इसलिए बी का जो कैरेक्टर है वो रेलेवेंट नहीं होगा। एविडेंस ऑफ कैरेक्टर कैन बी गिवन इन सिविल एक्शन ओनली इन दोज केसेस इन विच द अमाउंट ऑफ डैमेजेस डिपेंड अपॉन द कैरेक्टर ऑफ द पार्टी। सिविल केसेस में कैरेक्टर का एविडेंस केवल उन केसेस में दिया जा सकता है जिनमें डैमेजेस का अमाउंट पार्टी के कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए एक बार कैटेगराइज कर लेते हैं सिविल सूट्स को, ताकि हम इजीली क्लासिफाई कर सकें कि किन सिविल सूट्स में पार्टी का जो कैरेक्टर है वो एडमिसिबल होगा और किन सिविल सूट्स में पार्टी का कैरेक्टर एडमिसिबल नहीं होगा। पार्टी का कैरेक्टर मींस प्लेंटिफ का बैड कैरेक्टर, और वो एडमिसिबल क्यों होगा? क्योंकि वो उसको मिलने वाले अमाउंट के डैमेजेस को कम कर सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किन सिविल सूट्स में पार्टी का कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं होगा। जनरल रूल देखते हैं सबसे पहले। सूट फॉर नेग्लिजेंट ड्राइविंग, सूट अगेंस्ट द पोजीशन ऑफ हाउस ट्रेसपास, suit for wrongful detaining of another's good, suit for selling article inferior to the sample। ठीक है, इन सभी सूट्स में पार्टी के कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं कि किन सिविल सूट्स में पार्टी के कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट होगा। सूट फॉर डिफेमेशन, सूट फॉर लिबल, सूट फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी एंड सूट फॉर डिवोर्स प्रोसीडिंग। ठीक है, तो इन सभी सिविल सूट्स में पार्टी के बैड कैरेक्टर का एविडेंस यानी प्लेंटिफ के बैड कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट होगा। ऑलराइट, तो ये थी हमारी जनरल रूल की दूसरी एक्सेप्शन। अब चलिए अब हम लास्ट एक्सेप्शन को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। Evidence can be given of a party's character when his character is itself a fact in issue. सिविल केसेस में पार्टी के कैरेक्टर का एविडेंस तब दिया जा सकता है जब उसका कैरेक्टर ही अपने आप में फैक्ट इन इश्यू है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एन एक्शन इज ब्रॉट फॉर डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी। द क्रूएल कैरेक्टर ऑफ डिफेंडेंट बीइंग अ फैक्ट इन इश्यू, द प्लेंटिफ कैन लीड एविडेंस ऑफ इट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया कि क्रूएल्टी के ग्राउंड पर वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट डिवोर्स का सूट फाइल किया है, तो अब हस्बैंड का जो क्रूएल कैरेक्टर है ये क्या है? ये अपने आप में फैक्ट इन इश्यू है। फैक्ट इन इश्यू क्या है
कि क्या हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ क्रुएल्टी करता था, क्या हस्बैंड एक बैड कैरेक्टर का पर्सन था। तो अब वाइफ हस्बैंड के क्रूअल कैरेक्टर का या बैड कैरेक्टर का एविडेंस लीड कर सकती है। वाई? बिकॉज सिविल केसेस में पार्टी के कैरेक्टर का एविडेंस तब दिया जा सकता है जब उसका कैरेक्टर, ठीक है, जब उसका जो कैरेक्टर है वही अपने आप में फैक्ट एन इश्यू है। तो देखो ये था हमारा सेक्शन 52। सेक्शन 52 जनरल रूल कंटेन करता है और इस जनरल रूल के 3 एक्सेप्शन है। पहली एक्सेप्शन सेक्शन के अंदर दी हुई है, दूसरी एक्सेप्शन सेक्शन 55 के अंदर दी हुई है और एक थर्ड एक्सेप्शन जो अभी हमने डिस्कस करी। ओके, अब देखो एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आपको, ये थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है। यस, आई डू एग्री, ये थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है, ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकलिटी है इस कंसेप्ट में। तो प्लीज आप ऐसा मत सोचना कि एक बार अगर आपने इसको रीड कर लिया, एक बार इस लेक्चर को आपने सुन लिया तो आपको सारी की सारी चीजें हूबहू क्लियर हो जाएंगी। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता गाइस, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। चीजों को थोड़ा सा टाइम देना सीखिए। जितने भी टेक्निकल कंसेप्ट है वो आपसे थोड़ा सा टाइम मांगती है, ठीक है। जब आप खुद से इन टॉपिक्स का एक बार रिवीजन कर लोगे तो आप देखना आपको ये सारे कंसेप्ट पानी की तरह क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अगर अभी भी आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है या इस लेक्चर में भी कुछ आपको डाउट रह जाता है तो प्लीज यार बिल्कुल परेशान मत होइए। आप इन टॉपिक्स को खुद से रिवीजन दीजिए। जब तक आप खुद से रिवाइज नहीं करोगे, जब तक आप खुद से कॉन्स्टेंटली एक अच्छी स्टडी इसको नहीं दोगे, तब तक ये सारे टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो सकते, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान रखना मेरी बातों का। ओके, अभी आपके लिए होमवर्क है, अब इसको आपको सॉल्व करके मेरे को आंसर बताना है। इसका क्वेश्चन क्या है? ए वाइल ड्राइविंग हिज कार ऑन द रोड रन्स ओवर बी एंड ब्रेक हिज नी। बी फाइल्स अ सूट अगेंस्ट ए फॉर डैमेजेस। इन दिस सूट वेदर कैरेक्टर ऑफ बी इज रेलेवेंट, डिसाइड। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। अब एक बात और सुनिए मेरी, इस सेक्शन के बाद आपने सीधा सेक्शन 55 कवर करना है, ठीक है। सेक्शन 52 यानी इस सेक्शन को कवर करने के बाद आपने सीधा सेक्शन 55 कवर करना है, राइट। और वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, जितना इस सेक्शन में हमने कवर कर लिया है ऑलमोस्ट वही आपको दोबारा से सेक्शन 55 में देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, हालांकि कुछ चीजें ऐसी है जैसे सेक्शन 55 का एक्सप्लेनेशन या रेपुटेशन डिस्पोजिशन का क्या मतलब होता है, इन सब चीजों के बारे में ही थोड़ा बहुत अलग है सेक्शन 55। अदरवाइज सेक्शन 52 में हमने जितना डिस्कस किया है ना, सेक्शन 55 में आपको हूबहू वही मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या, आपका जो कंसेप्ट है यानी जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है वो आपका और स्ट्रांग हो जाएगा, ऑलराइट। और सेक्शन 52 जो है वो सेक्शन 55 के साथ ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इस सेक्शन को कवर करने के बाद आप सीधा सेक्शन 55 उठा के पढ़िएगा, ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर हो करिए। आप सभी लोगों ने पिंक मूवी जरूर देखी होगी, राइट। देखिए ना आप सभी ने, तापसी पन्नू और अमिताभ बच्चन की मूवी है। अब इस मूवी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी अमिताभ बच्चन कोर्ट रूम में एक स्टेटमेंट देते हैं। वो क्या स्टेटमेंट देते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जनाब हमारे यहां घड़ी की सुई कैरेक्टर डिसाइड करती है। याद है आपको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट रूम में ये स्टेटमेंट देते हैं कि जनाब हमारे यहां घड़ी की सुई कैरेक्टर डिसाइड करती है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस पूरे के पूरे टॉपिक में सेक्शन 52 अब तक हमने जितना भी डिस्कस किया है, क्या ये जो स्टेटमेंट है क्या ये कहीं रेलेवेंट है? क्या आप इस स्टेटमेंट को सेक्शन 52 के टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हो? चलिए करिए इसका आंसर। देखते हैं आपको ये जो टॉपिक है ये कितना समझ में आया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की।
अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।